हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वर्क के बारे में देखा था डिटेल में कि किस तरीके से वर्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या उसका फॉर्मूला था, एक छोटा सा हमने डेराइव भी करा था। आज हम बात करने वाले हीट की, है ना। तो हीट की डिटेल में हम बात करने वाले, हीट क्या है, कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन सी हीट या हीट कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने साइन कन्वेंशन देखा था किसके अंदर, वर्क के अंदर, उसी तरीके से साइन कन्वेंशन भी होता है किसके अंदर, हीट के अंदर। ठीक है, दो ही साइन कन्वेंशन होते हैं, हीट और वर्क के लिए। तो वर्क ने हमें बोला था कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो क्या होता है, मैंने ये भी बताया था कि फिजिक्स में ये जो आपने साइन कन्वेंशन माना वो बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, इसी तरीके से हीट की अगर हम बात करें तो हीट, जिसको हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे चैप्टर में। ठीक है, तो IUPAC साइन कन्वेंशन ऑफ हीट। तो मैं कह रहा हूं अगर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, दो चीज हो सकती है। एक सिस्टम है, ठीक है, जो यहां मैंने बना रखा है, ठीक है, ये बॉक्स है, ये मेरे लिए सिस्टम है। तो या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट रिलीज होगी, यानी ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, हीट अगर एब्जॉर्ब होती है तो इसको हम बोलते क्या है, पॉजिटिव। और हीट अगर रिलीज होती है तो इसको लिए हम साइन कन्वेंशन क्या देते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो ये IUPAC ने कंसिडर करा है साइन कन्वेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वही लिखा हुआ है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और ठीक है, अगर ये सिस्टम है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो कहां से कर रहा होगा, सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग एक तरीके से क्या कर रहा है, अपनी हीट रिलीज कर रहा है। तो उल्टा बोल सकते हैं हम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम और हीट रिलीज्ड बाय द सराउंडिंग। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरीके से हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, और हीट रिलीज कर रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, उसका सराउंडिंग। तो और क्या बोल सकते हैं, और हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सही है, तो ये जैसे वर्क के पॉजिटिव नेगेटिव साइन कन्वेंशन थे, उसी तरीके से हीट का साइन कन्वेंशन है। इसका थोड़ा सा, ठीक है, वर्क में थोड़ा सा उल्टा लगता है कि सिस्टम वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन उस केस में साइन कन्वेंशन हम नेगेटिव मानते हैं केमिस्ट्री में। हीट के केस में कोई दिक्कत नहीं, एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, हमारा सिस्टम में ही हमको काम करना है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो पॉजिटिव, और वो निकाल रहा है तो वो नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर ले जल्दी से। अब बात करते हैं हम किस तरीके से हीट को कैलकुलेट करेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, तो हीट को कैलकुलेट करने के दो मेथड है। पहला मेथड मैंने लिखा मेथड 1 बाय यूजिंग फ्लॉट। फ्लॉट मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में फ्लॉट ही लिखूंगा, पूरा बार बार लिखूंगा। अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्वांटिटीज पढ़ लेंगे, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम स्टार्ट करेंगे, तो उसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन ये कि डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ हीट प्लस वर्क डन। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास वर्क डन नोन है सिस्टम के लिए और उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी नोन है, तो वहां से मैं क्या कर सकता हूं, क्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, पहला तरीका। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि अगर मेरे पास दो क्वांटिटी नोन है, ठीक है, तीन में से अगर दो पता है तो तीसरी पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये रिलेशन है, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ऐसे बोल सकता हूं मैं, क्या है उसको थोड़ा डिटेल में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, हालांकि अभी बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि कैसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू और डेल्टा यू आपको पता है तो क्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो मेथड 1। दूसरा है मेथड 2, जिसको हमने बोलते हैं बाय नोइंग हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोसेस। ठीक है, अलग अलग तरह के प्रोसेसेस होंगे, तो उसमें से अगर उस प्रोसेस का मुझे हीट कैपेसिटी पता लग जाए, ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या होती है उसकी मैं बात करूंगा। अगर हीट कैपेसिटी मुझे पता लग जाए तो मैं वहां से भी क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं हीट कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी क्या, उसको हम एक बार देख लेते हैं डिटेल में। वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर ले एक बार। ठीक है, तो यहां से मैंने स्टार्ट करा टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। कौन कौन सी तीन टाइप की इन जनरल हम हीट कैपेसिटी देखते हैं। फर्स्ट क्या लिखा मैंने, टोटल हीट कैपेसिटी। ठीक है, टोटल हीट कैपेसिटी, और इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट करा है, ठीक है, कुछ बुक्स में कैपिटल सी लिख देते हैं, कुछ बुक्स में स्मॉल सी लिख देते हैं। ठीक है, तो वो कोई इतना परेशान मत होना। हाँ, सी लिखा है, अब स्मॉल ही मान लो, और नीचे उसके सबस्क्रिप्ट में कैपिटल टी लिखा है। टी का मतलब क्या है, टोटल। हीट कैपेसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से। ठीक है, और टी उसके नीचे लिखा है वो बता रहा है टोटल हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो सी टी से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टोटल हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है, अगर मेरे पास ये मेरा सब्सटेंस है,
इसका कितना भी मास हो, कितने भी मोल्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने ये बोला इसका टेम्परेचर अभी जो भी है वहां से मेरे को इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी मेरे को हीट रिक्वायर्ड चाहिए होगी वो है उसके क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये डस्टर है, ठीक है, अब इसके और इसके मास में या मोल्स में डिफरेंस तो होगा ही, ठीक है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी मैं सब्सटेंस ले रहा हूँ उसका मास कुछ भी हो, मोल्स कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पूरा जो भी सब्सटेंस है उस पूरे सब्सटेंस को जो भी उसका टेम्परेचर है वहां से 1 डिग्री बढ़ाने में जितनी भी मुझे हीट रिक्वायर्ड होगी वो उसकी कहलाएगी हीट कैपेसिटी। तो होल सब्सटेंस की बात होती है टोटल हीट कैपेसिटी में, वो 1 ग्राम भी हो सकता है, ठीक है, या 1 केजी भी हो सकता है, या 1000 किलो भी हो सकता है, या 10,000 किलो या 1 टन, कितना भी हो सकता है, उसका अमाउंट कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अकॉर्डिंग उतनी हीट रिक्वायर बढ़ती जाएगी। तो जो भी हमें सब्सटेंस दे रखा है उस पूरे सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए या हम उसको बढ़ा दें तो हम उसको क्या बोलेंगे, टोटल हीट कैपेसिटी। यूनिट की बात करें तो वही है, कितनी एनर्जी चाहिए वो जूल के अंदर बात करेंगे, कितनी हीट, मतलब हीट की यूनिट भी क्या है, जूल पर केल्विन। पर केल्विन मतलब 1 डिग्री से बढ़ाना या 1 केल्विन से बढ़ाना, एक ही बात हुई, क्योंकि चेंज हमेशा 1 डिग्री लो या केल्विन लो सेम ही है। क्योंकि क्या हम अगर मुझे क्या करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 प्लस हम लिखेंगे उसमें। तो अगर मैंने बोला 1 डिग्री से बढ़ाना है तो 274 हो जाएगा, 1 से और बढ़ाना है तो 275 हो जाएगा। तो जो भी टेम्परेचर है वहां से 1 डिग्री बढ़ाना है, ठीक है। तो यूनिट, क्योंकि वैसे भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में बता चुका हूँ, यूनिट जो टेम्परेचर की वो केल्विन में ही लेना है, ठीक है। तो जूल पर केल्विन इसकी यूनिट है। फिर सेकंड हीट कैपेसिटी दे रखी है, मोलर हीट कैपेसिटी। नाम से मुझे पता लग रहा है मोलर मतलब मोल की बात हो रही है, 1 मोल की। तो सी वापस से हीट कैपेसिटी और नीचे सबस्क्रिप्ट में एम लिखा हुआ है, कैपिटल मतलब मोलर। तो मोलर हीट कैपेसिटी, इसका क्या मतलब है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ऊपर वाले डेफिनेशन और नीचे वाले डेफिनेशन में सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे भी 1 डिग्री से बढ़ा रहे टेम्परेचर, यहाँ पे भी 1 डिग्री से बढ़ा रहे टेम्परेचर, यहाँ लेकिन होल सब्सटेंस का बढ़ा रहे, लेकिन यहाँ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का। अगर मैं कह रहा हूँ ये जो स्टाइलस है इसका पूरे का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, ठीक है, तो वो तो हो जाएगी टोटल हीट कैपेसिटी। लेकिन मैं बोलूंगा इसके 1 मोल का, इसका 1 ही मोल लेना है और उसका टेम्परेचर मेरा 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो वो क्या कहलाएगी, इसकी मोलर हीट कैपेसिटी। मतलब कोई भी सब्सटेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। थर्ड और नेक्स्ट देखिए इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये एमएस डेल्टा टी करके फॉर्मूला पढ़ते हुए आए होंगे छोटी क्लास में, ठीक है। तो वही है ये, इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट एस से, ठीक है, स्मॉल एस या ठीक है ऐसा एस बना लो या ठीक है स्मॉल लेटर वाला एस बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एस से रिप्रेजेंट करते, सी से नहीं करते, थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले ही बता चुका हूँ, मोलर का मतलब 1 मोल की बात होती है, स्पेसिफिक का मतलब होती है 1 ग्राम की बात, ठीक है। पीछे मैं स्टार्टिंग में जहाँ शायद मैंने एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था, ठीक है, वहाँ पे भी मैंने थोड़ा डिफरेंस बताया था। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, डेफिनेशन देखोगे, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तीनों ही डेफिनेशन में देखोगे तो हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि जो भी मेरे पास अमाउंट ले रहा हूँ, वो भले पूरी बॉडी ले रहा हूँ यानी पूरा बड़ा सब्सटेंस ले रहा हूँ, या उसका 1 मोल ले रहा हूँ, या उसका 1 ग्राम ले रहा हूँ, सबका टेम्परेचर 1 डिग्री से ही बढ़ाना है, ठीक है। तो 1 डिग्री तो सबके अंदर क्या है, कॉमन है यानी, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्क कहाँ आ रहा है, इसके अंदर होल सब्सटेंस की बात हो रही है, टोटल हीट कैपेसिटी, टोटल का मतलब पूरी बॉडी की बात हो रही है, तो उसमें पूरा सब्सटेंस आ गया। मोलर का मतलब उस सब्सटेंस के 1 मोल की बात हो रही है, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो गया यानी। और उसी के, अब मैं मोल के फॉर्म में नहीं वेट के फॉर्म में ले रहा हूं, अगर इसी स्टाइलस का अगर मैं पूरे बॉडी का कर रहा हूं, टेम्परेचर 1 डिग्री से रेस, तो वो जाएगा टोटल हीट कैपेसिटी। इसके 1 मोल का मैं टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो वो हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। इसके 1 ग्राम ले लूं मैं, इसका 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो डिफरेंस सिर्फ यही है, या होल सब्सटेंस का होता है, या 1 मोल का होता है, या 1 ग्राम का होता है, और तीनों में ही टेम्परेचर हम किससे बढ़ा रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस से। बस ध्यान रखना, रिप्रेजेंटेशन या CT और CM से करते हो, और इसको स्पेसिफिक को किससे करते हैं, हम S से करते हैं। क्लियर है। तो एक बार वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी कर ले। अब ये तो हमने डेफिनेशन देखी, ठीक है। अब इससे कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने एक टर्म लिखा है dQ CT dt, ठीक, कैसा है इसको मैं बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि जो Q है, हीट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, Q से कर रहा हूँ,
अगर स्मॉल चेंज होगा, बहुत ही छोटा सब्सटेंस, बहुत ही स्मॉल चेंज होगा, तो हम जनरली क्या लगा देते हैं उसके आगे, डिफरेंशिएशन वाला डी लगा देते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही फर्क है, फिजिक्स में पढ़ते भी तो आप थोड़ा यूज्ड हो गए होंगे आप। इज इक्वल्स टू, मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे को 1 डिग्री से बढ़ाना है टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस के लिए, उसके लिए जो हीट चाहिए होगी वो क्या कहलाएगी, टोटल हीट कैपेसिटी, तो वो हो गया CT। मैं कह रहा हूं 1 डिग्री से बढ़ा है तो CT है। अगर मैं कह रहा हूं 2 डिग्री से, 5 डिग्री से, 10 डिग्री से बढ़ा है, तो जितना भी टेम्परेचर डिफरेंस आप लो तो पूरे भाई 1 डिग्री ले लो, फिर +1 डिग्री +1 डिग्री, इस तरीके से तो ऐड करोगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि जितने, मान लो 10 डिग्री का बढ़ा रहे तो जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है 10 का ले लो DT मतलब चेंज इन टेम्परेचर। आ रही मेरी बात समझ में? तो CT तो टोटल हीट कैपेसिटी वो किसके लिए, सिर्फ 1 डिग्री के लिए। अगर मैं बोल रहा हूँ इन जनरल मैंने 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया, तो जो 10 डिग्री से बढ़ा टेम्परेचर तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उस सब्सटेंस का कितने भी डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाओ उसकी हीट आ जाएगी, कितनी हीट चाहिए। इस स्टाइलस का टेम्परेचर मैं 10 डिग्री से बढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए टोटल हीट कितनी चाहिए, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो किसके लिए है, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ 10 डिग्री बढ़ा रहे तो मल्टीप्लाई बाय उसको क्या कर दे, 10 कर दे। इसी तरीके से ये तो अगर मेरे को टोटल हीट कैपेसिटी है तो वहां से कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी है, ठीक है, क्या लिखा है, मोलर हीट कैपेसिटी, तो CM। मोलर हीट कैपेसिटी किसके लिए होती है, 1 मोल के लिए। लेकिन मेरे को इस पूरे सब्सटेंस की चाहिए, इस पूरे सब्सटेंस की चाहिए, तो मेरे को ये तो 1 मोल के लिए, मान लो इसमें 15 मोल है तो उतने मोल से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैंने वहां पे क्या लिखा, N, इसके अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी है। नहीं आ रही बात समझ में? N का मतलब क्या है, मोल से रिप्रेजेंट, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 1 मोल के लिए, और अगर मैं कहता हूँ इसके अंदर 10 मोल है या 50 मोल है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये N से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जितने भी मोल्स होंगे। अब ये किसके लिए आ रहा है, 1 डिग्री के लिए चेंज। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर 10 डिग्री के लिए 20 डिग्री के लिए चेंज है तो उतना जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको आपने लिख दिया DT। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये फॉर्मूला कब यूज कर, ये फॉर्मूला तब यूज कर रहा हूं जब मेरे को टोटल हीट कैपेसिटी पता है। ये फॉर्मूला तब यूज कर रहा हूं मेरे पास जब मोलर हीट कैपेसिटी पता है। अब अगर मेरे को स्पेसिफिक हीट पता हो किसी, अगर इसी की स्पेसिफिक हीट मतलब इसके 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 ग्राम से बढ़ानी, मतलब एक तरीके से ये जो S और CM है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है हर एक सब्सटेंस के लिए। अगर स्टाइलस का, अगर मैं बोलूँ मोलर हीट कैपेसिटी एक वैल्यू फिक्स है तो वो फिक्स ही है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ इस डस्टर का मोलर हीट कैपेसिटी फिक्स है तो वो फिक्स है, कोई 1 मोल के लिए डिफाइन है। इसी तरीके से इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी फिक्स है, इसकी फिक्स है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी क्योंकि हम 1 ग्राम या 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा रहे तो फिक्स वैल्यू आएगी वो तो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है तो ये मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, 1 ग्राम के लिए। अब मेरे पास मान लो इसके अंदर है, ये मान लो 300 ग्राम है पूरा ये, तो जितना मास है उसका उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मास है यानी। ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस अगर ये तो 1 डिग्री के लिए और जितना टेम्परेचर डिफरेंस है वो मैंने लिख दिया DT। आई मेरी बात समझ? तो ये 3 अलग अलग फॉर्मूले हो गए जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर मेरे को टोटल पता है तो ये लगाऊंगा, मोलर पता है तो ये लगाऊंगा, और स्पेसिफिक पता है तो ये लगाऊंगा। तो डेफिनेशन अगर याद रखोगे तो फॉर्मूला लिखने या समझने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, फिजिक्स में आप अल्टीमेटली पढ़ते हो कि अगर मैं क्या कर दूँ, इसको इंटीग्रेट कर दूँ। ठीक है, तो मैंने इंटीग्रेट करा इसको DQ, फिर इसको इंटीग्रेट करा तो ये हो जाएगा CT DT, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया NCM DT, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया मैंने NS DT। सही है। अब एक्चुअल में चेंज क्या हो रहा है, CT CM S ये तो फिक्स है, नंबर ऑफ मोल्स भी सब्सटेंस के फिक्स होंगे। सॉरी, यहाँ पे M लिखना है ना, मैंने क्या N लिख दिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स होंगे और उसका मास भी फिक्स होगा, तो ये तो फिक्स हो गया। चेंज क्या हो सकता है, टेम्परेचर। मैं 1 डिग्री से बढ़ाऊँ, 10 से बढ़ाऊँ, 100 से बढ़ाऊँ, 1000 से बढ़ाऊँ, तो टेम्परेचर का ही चेंज आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसमें फॉर एग्जांपल मैंने T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर का चेंज करा, यहाँ पे भी मैंने T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर का चेंज करा, यहाँ से भी T1 से लेके T2 तक का मैंने चेंज करा। अब इसका इंटीग्रल है, इधर डिफरेंशिएशन का साइन, ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर तो आ जाएगा मेरे पास Q। सही है, ये तो आ गया मेरे पास क्या, Q। फिर CT तो कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। अब जो भी टेम्परेचर डिस्टेंस है तो बड़े के लिए मैं डेल्टा T कर दूं, मतलब इंटीग्रेट करेंगे DT का तो क्या आएगा, T आएगा, और उसकी लिमिट पुट करेंगे हम, अपर लिमिट T2 लोअर लिमिट T1, तो T2 माइनस T1 आएगा, तो मैं उसको डिफरेंस लिख दे रहा हूँ डेल्टा T जो भी। आ रही मेरी बात समझ? तो यहाँ से फिर N और CM ये तो है कांस्टेंट, फिर DT का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा T। ठीक है,
मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट, तो क्या हो जाएगा x ही आएगा ना, तो t का इंटीग्रेशन करा dt का तो t आएगा और लिमिट पुट करेंगे t2 माइनस t1, ठीक है। तो वैसे लिख लो t2 माइनस t1, या मैंने इन जनरल डेल्टा t लिख दिया जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है। फिर इसी तरीके से m और s ये तो क्या हो गया कांस्टेंट, और फिर से t का इंटीग्रेशन लिमिट पुट करोगे तो ये भी क्या आएगा डेल्टा t। तो अल्टीमेटली फाइनली ये आपका एक फॉर्मूला आ गया हीट कैलकुलेट करने का। अगर आपको टोटल हीट पता हो, मोलर हीट पता हो या स्पेसिफिक हीट पता हो, ठीक है, तो इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास जो डेटा दे रखा है, ठीक है, चाहो तो ये लिख लेना अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो। CT, CM और S तो मैं बता ही चुका हूँ, N है नंबर ऑफ मोल्स और M है यहाँ पर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, और M क्या मास ऑफ सब्सटेंस है ये, ठीक है। तो इस एक तो क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप यूज कर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप यूज कर सकते हो, और दूसरा क्या है आप ये हीट कैपेसिटी का अलग जो भी आपको मोलर स्पेसिफिक या टोटल जो भी दे रखा हूं वहां से आप हीट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको एक बार आप कॉपी कर ले। फिर आप आ जाओ अलग अलग प्रोसेस के अंदर हीट कैपेसिटी क्या होगी उसकी हम बात करते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस में हीट कैपेसिटी क्या होगी उसकी हम बात करते हैं। तो हीट कैपेसिटी इन वेरियस प्रोसेस, तो पहला लिखा मैंने आइसोथर्मल, ठीक है। आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया, ठीक है, आइसोथर्मल का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मींस इसमें क्या होगा जो चेंज इन टेम्परेचर होगा, मतलब पहले भी T1 था बाद में भी T1 ही होगा, मतलब टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दैट मींस जो डेल्टा T होगा, T1 माइनस टी करो या T माइनस टी करो, डेल्टा T का क्या वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि इसमें कोई टेम्परेचर डिफरेंस तो आएगा ही नहीं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल्टा T की वैल्यू क्या आएगी 0। अभी हमने पीछे ये पढ़ ही लिया फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, तो कोई सा भी यूज कर लो। फॉर एग्जांपल मैं CT डेल्टा T वाला यूज करता हूँ, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ DQ CT DT वाला यूज करता हूँ, कोई सा भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ये जो फॉर्मूला भी लिखा हमने, DQ इज इक्वल्स टू CT और क्या DT, या डेल्टा T लिखो या DT लिखो, ठीक है, चेंज की बात है बस। तो यहाँ पे DT या डेल्टा T की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ अगर मेरे को CT कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो DQ डिवाइडेड बाय DT। इसकी जगह मैं क्या रखूँगा, CT इज इक्वल्स टू DQ इज इक्वल्स टू DT की वैल्यू क्या आएगी 0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो CT क्या आएगा, मतलब वो नंबर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो CT की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इनफाइनाइट। तो ये आ रही है हीट कैपेसिटी फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि क्या होगी इनफाइनाइट होगी यानी, ठीक है। तो बिल्कुल छोटी सी सिंपल सी बात है, प्रोसेस मुझे पता है टेम्परेचर कांस्टेंट है और फॉर्मूला भी मैंने बता ही दिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही इसमें, ठीक है। अगर आपको पूछे टोटल हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी या कुछ भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट मीन्स वो क्या होगी इनफाइनाइट होगी। कॉपी कर ले इसको वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ही क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ही है हमारे जिसमें हीट क्या होती है कांस्टेंट होती है, हीट जो है वो कांस्टेंट होती है, ना तो उसमें हीट आ सकती है ना ही उसमें हीट जा सकती है, ठीक है। हीट कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो DQ है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब कोई चेंज नहीं होगा हीट के अंदर। और अभी हमने फॉर्मूला देख ही लिया है, CT इज इक्वल्स टू DQ अपॉन DT, तो CT इज इक्वल्स टू DQ की जगह क्या रखेंगे 0 अपॉन DT, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। दैट मीन्स CT फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस या हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज 0, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूला याद है तो उस टाइम भी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज मैं आपको बताते जा रहा हूँ कैसे आ रही है। क्लियर है, तो इसको भी कॉपी कर ले। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, थर्ड दे रखा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब क्या हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। इस केस में
वॉल्यूम, इस केस में क्या वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नहीं, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, दैट इज, खैर जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूँ डी वी इज इक्वल्स टू 0 हो गया, डेल्टा वी इक्वल्स टू 0 होगा। अभी हमने देखा है कि सी टी जो है, ठीक है, सी टी जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ना तो क्यूब 0 ना टी 0, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब इसमें हम बात करते हैं एट कांस्टेंट, आइसोकोरिक का मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मेरे को हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट करनी है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी टी को मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, सी टी वी और बाहर वी लगा दिया, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या करा, इसको सी वी लिख दिया डायरेक्ट। सी का तो मतलब समझ में आता है हीट कैपेसिटी, और वी लगाते ही इसका मतलब हो गया कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं। और इसको मैं क्या बोलूँगा, सी वी को मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा बस लिखने का तरीका क्या है वो मैंने बताया, उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए मैंने पहले ये इस तरीके से बस आपको समझाने के लिए बताया कि ये तो हीट कैपेसिटी था, बाहर वी लगाया, इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैंने इसको डायरेक्ट इस तरीके से अलग अलग दो बार ऐसे टी और वी लिखना पड़े, इसके डायरेक्ट ये क्या लिख दिया, सी वी लिख दिया। तो ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, सी वी ही रिप्रेजेंट करते। अगर आप हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम या आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आप देखोगे तो सी वी लिखा हुआ मिलेगा। तो कैसा है मैंने बस वो थोड़ा सा बता दिया, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पर ये जो है, ठीक है, सी वी का मतलब क्या है, यहाँ पर मोलर है। दूसरा ध्यान रखना, ना तो ये स्पेसिफिक है ना ही ये क्या है टोटल है। किसके लिए डिफाइन होता है, ये मोलर के लिए होता है। तो सी वी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला टर्म तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी वी में, ठीक है। उसके आगे हम बात करते हैं, तो ठीक है, तो इसी से मैं लिख रहा हूँ। अब इस पूरे की जगह में क्या लिख दूंगा, सी वी। तो यहाँ मैंने लिखा सी वी, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख रहा हूँ मैं, डी क्यू अपॉन, या चलो एक स्टेप में ज़्यादा लिख ही देता हूँ, सेम इसी की स्टेप में एट कांस्टेंट वॉल्यूम लगाना है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अभी ऐसे बता रहा था मैं। इसी तरीके से यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी टी और बाहर वी लगाने का मतलब हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस टर्म को तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सी वी में। तो इसको तो मैंने लिखा यहाँ पर सी वी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, टी तो क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इसके लिए तो नहीं लिखूंगा, तो लेकिन यहाँ पर हाँ ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डी क्यू वी अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, हीट कैपेसिटी या हीट एक्सचेंज इन हीट या चेंज इन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये तो नीचे क्या दे रखा है, टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है, सिंपल। अब ध्यान रखना यहाँ पे क्यूवी की जगह जो हीट एक्सचेंज होता है, ठीक है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है ऐसे बोल सकता हूँ, उसको हम बोल सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कैसा है वो भी मैं बता देता हूँ। अभी मैं लिख रहा हूँ इसको, इसी को, ठीक है, इसी को मैं चेंज करके क्या लिख दे रहा हूँ, सी वी इज इक्वल्स टू डी, इंटरनल एनर्जी को यू से, और डी लिखा है तो डी लिख दिया डी टी, ठीक है। क्यू वी की जगह मैंने क्या लिखा, यू लिखा, इंटरनल एनर्जी। और कैसा आया उसको भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, ठीक है। दैट मीन्स है क्या कि जो हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो वही मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ यहाँ पे, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट
वॉल्यूम, चलो इसके बाद में नीचे स्टेप में लिख दूंगा, कांस्टेंट वॉल्यूम इस मस्ट बी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, दैट इज डी क्यू वी, मतलब हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट मीन्स डी यू। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जा सकता है। आया कैसे मैं वो आपको अब बता देता हूँ। ठीक है, ये कंक्लूजन टाइप है इंपॉर्टेंट। अब देखें कैसे ही आया उसकी मैं बात करता हूँ। तो हमें पता है, अभी मैं फर्स्ट लॉ ऑफ फ्लॉट एक दो जगह लिखा हूँ। ठीक है, अभी पहले भी लिख दिया मैंने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अगर मैं लिखूँ फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या होता है, पीवी वर्क होता है। ठीक है, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस, अगर मैं इसमें चलो डेल्टा लगा ही देता हूँ सब जगह। ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिखा ये डेल्टा की डी लगा देते। ठीक है, डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस पी डी वी। ठीक है, पी डेल्टा वी होता है वर्क डन। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, अभी डायरेक्ट मैंने पी डी वी लिखा, मतलब ये क्या वर्क है, या फिर इसको चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा वर्क, वर्क को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ हीट प्लस पी वी वर्क होता है, या इसको पी डेल्टा वी बोल सकता हूँ मैं। लेकिन ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जो प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। इस आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, डीवी की वैल्यू जीरो होगी, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। अगर डीवी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो फिर यहाँ पर डीवी की जगह जीरो लिखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे टर्म की जगह हम क्या लिख देंगे, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास बच गया डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू, और नीचे मैंने अब वी लगा दिया। क्यों, क्योंकि किसकी बात हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर वही लिखा मैंने कि डी क्यू वी जहाँ आ रहा था उसकी जगह मैंने क्या लिखा, डी यू तो लिखा था। ठीक है, तो यहाँ से वो मैंने ये वैल्यू बताइए कैसा है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो उसके लिए ये वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि डीवी की वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो ये एक छोटे छोटे से डेरिवेशन है, कंक्लूजन टाइप थे, जिसमें आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो इम्पॉर्टेंट, ठीक है मैं बता देता हूँ, एक तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, हीट एक्सचेंज, जो अभी स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, हीट एक्सचेंज ठीक है, हीट एक्सचेंज जो यहाँ पे लिखा है ना, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी क्यू वी इक्वल्स टू डी यू। कैसा है वो मैंने यहाँ बता दिया। एक तो ये रिलेशन, दूसरी चीज अगर मैं हीट एक्सचेंज की वैल्यू पूछूं, सॉरी हीट कैपेसिटी की वैल्यू पूछूं, मैं हीट कैपेसिटी की वैल्यू पूछूं कहाँ पर, हीट कैपेसिटी की वैल्यू पूछूं मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक क्लियर है। और इसके अलावा तो ठीक है, बाकी तो हम पढ़ चुके। तो दो फॉर्मूले यहाँ से इंपॉर्टेंट आए, तो एक बार आप चाहो तो वीडियो को ठीक है पॉज करके इसको कॉपी कर लेनी। ठीक है, चलो एक बार पहले इतना कॉपी कर लेना, फिर मैं इसको ऊपर स्लाइड कर देता हूँ। वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर ले एक बार। ठीक है, फिर यहाँ हो गया तो इधर नीचे कॉपी कर लेना।
ठीक है। अब आते हैं 3 प्रोसेस देख लिए, नेक्स्ट प्रोसेस देखें। फोर्थ वन दे रखा आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर उसमें क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी ठीक है। आइसोबेरिक का मतलब क्या हो गया, जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी प्रेशर कांस्टेंट, विच मीन्स चेंज इन प्रेशर वो क्या होगा, 0 होगा। अब क्योंकि हम हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो Ct इज इक्वल्स टू dQ अपॉन dt ऐसे लिखते हैं हम, बट एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसे वॉल्यूम के लिए लिखा ना वैसे हम प्रेशर के लिए लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर Ct है, उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, P लगा दिया नीचे सबस्क्रिप्ट में, इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से dQ अपॉन dt पे भी मैंने आगे क्या लगा दिया, P लगा दिया। फिर से यहाँ पर इस CTP है, ठीक है, जैसे वहाँ CTV को मैंने CV लिखा था वैसे CTP को मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे CP लिख रहा हूँ, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इस मस्ट बी इक्वल्स टू dQ वापस P, dt पे तो एज इट इज रहेगा, तो टेम्परेचर चेंज है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसे वहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए था सेम वहाँ से कांस्टेंट प्रेशर के लिए आ गया, ठीक है। और इसी को, ठीक है, dQP को यहाँ पे, जैसे वहाँ पे dQV को मैंने क्या लिखा था, डेल्टा U या du, वैसे ही dQP को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा H या DH, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट कैपेसिटी होती है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, दैट मीन्स dQV इज इक्वल्स टू du कैपिटल। और हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर वो किसके बराबर होती है, चेंज इन एंथैल्पी के, जो H से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, Cp इज इक्वल्स टू dH इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो जैसे वहाँ पर एक फॉर्मूला था, ये एक पहला फॉर्मूला, तो ये आपको ध्यान रखना है एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए। और ठीक है, फिर ये QP से, जैसे वहाँ हमने QV से du लिखा था वो तो फ्लॉट से आया था, लेकिन QP से DH कैसे आया, ठीक है, ये एंथैल्पी को अभी मैं आगे लेने वाला हूँ, ठीक है, डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं ये बता दूंगा QP से DH कैसा है, ठीक है। अभी के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, थोड़ा समझ भी नहीं आएगा, एंथैल्पी अलग से हम पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हाल उसी तरीके से लिखा, बस इतना ध्यान रखना, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंज चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, और कॉन्स्टेंट हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर वो होती है चेंज इन एंथैल्पी। तो दोनों पैरेलल इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब ठीक है, और इसी के लिए एक स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं यहाँ पे नीचे, जैसे वहां पे लिखा था, ठीक है, QP और DH को मैंने लिखा ना बराबर, तो यहां पर वही लिख रहा हूं, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर मस्ट बी इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, H को एंथैल्पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज Q या dQP मस्ट बी इक्वल्स टू DH, ठीक है। ये जैसे वहाँ एक कंक्लूजन था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी एक कंक्लूजन है, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ मैंने बता दिया था कैसा आया था, और ये कैसा है इसको मैं एंथैल्पी पढ़ाऊँगा तब बता दूँगा, ठीक है, उसके लिए परेशान मत होना। तो इसको भी आप क्या कर लें, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको आप एक बार कॉपी कर लें। तो चारों प्रोसेस जो होते हैं हमारे, उन चारों प्रोसेस के लिए हमने क्या है, हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या क्या होगी वो देख लिया हमने। आइसोथर्मल के लिए इनफाइनाइट होती है, ठीक है, फिर एडियाबैटिक के लिए 0 होती है, फिर आइसोकोरिक के लिए हमने देखा है CV इक्वल्स टू DU अपॉन DT हो जाएगा, और आइसोबैरिक के लिए CP इक्वल्स टू DH अपॉन DT हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 नए टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, एक तो हुआ CP और एक हुआ CV, ठीक है। वहाँ जैसे मैंने CP के लिखा था ना, इसके लिए भी लिख लेना, ये जो लिखा ना हीट एक्सचेंज कांस्टेंट प्रेशर वो क्या CP है, जैसे वहाँ डिफाइन करा था सेम यही। तो CP और CV जो 2 नए हमारे पास एक तरीके से टर्म्स आए, इन दोनों के में क्या रिलेशन है वो भी हम देख लेते, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले वीडियो पॉज करके।
अब देखें नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट लिखा है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर आइडियल गैस। सीपी और सीवी में क्या रिलेशन है वो हमें देखना है नहीं, ठीक है। तो हालांकि इसका कोई डेरिवेशन वगैरह हमारे उसके अंदर सिलेबस में नहीं है, हाँ, लेकिन आपको ये जो फॉर्म है, रिलेशन है, इसको ध्यान रखना और ये आगे हमारे बहुत काम आने वाला न्यूमेरिकल में, ठीक है। पहला तो ये है कि सीपी माइनस जब भी सीवी करोगे तो आर का मतलब है यहाँ गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ा था, ठीक है। आर की हमने अलग अलग वैल्यूज देखी थी, ठीक है। 0.0821 होती है एटीएम लीटर के अंदर, ठीक है, और फिर 8.315 होती है जूल के अंदर, 2 होती है कैलोरी के अंदर। इस तरीके से ये आर, ये वही गैस कांस्टेंट है। तो सीपी माइनस सीवी का जब भी डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, आर आएगा, पहला तो ये। एंड दूसरा रिलेशन, जब सीपी माइनस सीवी मतलब सीपी बड़ा होगा सीवी क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि आर तो पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव तो है नहीं। उसी तरीके से जब सीपी और सीवी का जब रेशियो लोगे, ठीक है, सीपी अपॉन सीवी का जब रेशियो लोगे तो ये इस तरीके से गामा लिखा जाता है, इसको पाइजन्स रेशियो कहते हैं, ठीक है। इसको भी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम आगे बात करेंगे। तो ये दो जो रिलेशन है, ठीक है, इन दो रिलेशन को आपको ध्यान रखना है, इनकी कोई डेरिवेशन वगैरह हमें ज़रूरत नहीं है, और ना ही हम उस पर जाने वाले, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं। हाँ, हमें ये दो रिलेशन ये डायरेक्ट ध्यान रखने, फिजिक्स में भी यूज़ होंगे ये। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर पहला, और दूसरा सी पी अपॉन सी वी का जो रेशियो होता है वो होता है गामा, और यहाँ पे गामा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना जो गामा यहाँ पर है, ठीक है, इसको लिखते हैं पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। तो गामा यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो। अब इन दो रिलेशन से, ठीक है, अब इन दो रिलेशन से हम अगर दो हीट कैपेसिटी अलग अलग है और हमें अगर गामा या आर पता लग जाए तो हम एक तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इनकी हेल्प से ही यहाँ पे देखना, इसको अगर मैं नाम दे दूँ इक्वेशन नंबर, ये हो गई मेरे लिए 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दो फॉर्मूले आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है जिसे आप डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। अब आए इसमें, इस सेकेंड इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन या फॉर्मूला 2, कैसे भी लिख ले। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, सी पी अपॉन सी वी जो लिखा इज इक्वल्स टू क्या, गामा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो सी पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स ऑफ सी वी हो जाएगा। तो सी पी इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ सी वी, सही है। अब ये जो, इसको मैं चलो नंबर 3 दे देता हूँ हाल फिलहाल के लिए, ये दिया मैंने इसको नंबर 3। इस नंबर 3 मतलब सी पी की वैल्यू मैंने कहाँ पुट कर दी, फर्स्ट वाले के अंदर। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दो जो सी पी सी वी दो अलग अलग हमारे पे हीट का कैपेसिटी वाले टर्म थे, वो उसमें से एक एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से मैं सीपी की वैल्यू फर्स्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सीपी की जगह मैंने लिखा है यहाँ पे गामा टाइम्स ऑफ सीवी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। ये इक्वेशन लिखी, इस सीपी की जगह मैंने यहाँ गामा टाइम्स ऑफ सीवी लिखा, ये कहाँ से है, उस सेकंड इक्वेशन से। तो गामा टाइम्स ऑफ सीवी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। यहाँ से क्या होगा, एलएचएस में आप देखोगे, ठीक है, एलएचएस में देखोगे तो सीवी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो सीवी अगर मैं कांस्टेंट लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू आर, और सी वी की जगह क्या लिख सकता हूँ, गामा माइनस 1 को मैं नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, आर के नीचे ले जाऊँ, तो यहाँ आ जाएगा सी वी इज इक्वल्स टू आर अपॉन गामा माइनस 1। दैट मीन्स अगर आपको सी वी डायरेक्ट भी कैलकुलेट करना हो, ठीक है, सी वी आपको डायरेक्ट भी कैलकुलेट करना हो तो आपको आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, और सिर्फ किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, गामा की। आर तो एक कांस्टेंट ही है, वो तो हमें पता ही है, सिर्फ हमें गामा कैलकुलेट करना है, और गामा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो भी मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूला हुआ, और इसको मैं नंबर दे रहा हूँ 4th, ठीक है, ये हो गया 4th है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कहने मतलब छोटा सा 2 स्टेप का डेरिवेशन है,
ये दो आपको याद है तो वो अपना आप आ जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ, और आपको डायरेक्ट याद रखना है तो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब यहाँ से ये जिस तरीके से CV के लिए, जैसे CV कैलकुलेट हो गया तो अब मैं यहाँ पर रख दूँ CV की वैल्यू, ये कैलकुलेट कर लूँ CP भी, ठीक है। तो चाहूँ तो मैं CP के फॉर्म, CP भी लिख सकता हूँ R और गामा के फॉर्म में। तो वापस से मैं फर्स्ट और कौन सी इक्वेशन, फोर्थ यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वापस से, या फिर वैसे भी नहीं करो तो थर्ड यूज़ कर लो, CV की जगह क्या करो, यहाँ पे ये वैल्यू रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, तो फ्रॉम ये कौन सी, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ऐसे देख लेते हम, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से देख लेते। तो CV की जगह में क्या, बस ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो CP इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ CV। तो CV की जगह मैंने वैल्यू पुट करा, तो CP इक्वल्स टू गामा, तो ये पहले से था ही, इनटू CV की जगह मैंने क्या लिखा, R इंटू अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से CV जो ये फॉर्मूला था, CV की जगह मैंने R अपॉन गामा माइनस 1 रखा, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड करके लिखूँ तो ऊपर क्या हो जाएगा, गामा इंटू R न्यूमरेटर में, और नीचे क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन ठीक है, हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं, छोटा सा एक एक स्टेप का डेरिवेशन है वो मैंने आपको बता दिया। तो एक तरीके से 4 फॉर्मूले यहाँ पर आ गए। तो CV R अपॉन गामा माइनस 1, CP गामा टाइम्स ऑफ R अपॉन गामा माइनस 1, कैसे भी आप लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली आपको फॉर्मूले तो क्या, 2 ही याद रखने हैं, और अगर वो 2 फॉर्मूले आपको याद है, ठीक है, 2 फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वहाँ से आप ये क्या कर सकते हो, आसानी से बाकी चीज़ें या बाकी फॉर्म 2-2 स्टेप में वैल्यू पुट करके डेराइव कर सकते हो। तो इसको एक बार वीडियो पॉज करें और कॉपी कर लें।